आज का हमारा लेक्चर नंबर है 38 और चैप्टर नंबर है हमारा 16 जो कि आज ख़त्म हो जाएगा। मैं सिर्फ इसका प्रैक्टिस मटेरियल करवाने जा रहा हूँ, बाकी जो मेन चीज़ थी वो हम कर चुके हैं। कुछ नीचे से अगर मैं आपको बुक से दिखाता चलूँ तो पहले मैं प्रैक्टिस मटेरियल की तरफ फोकस करूँगा। चलिए आपको पहले बुक से दिखा देते हैं कि हम लोगों ने क्या क्या कर लिया। ये सारी चीज़ें हो चुकी हैं और उसके बाद मैंने इसके क्वेश्चंस भी करवा दिए थे, उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं थी। जिसके सेल्फ टेस्ट में 2 क्वेश्चन थे बच्चों वाले, ठीक है। और इसके बाद अगर देखें तो ये वाला हमारा डेटा ये वाली जो चीज़ें हैं ये सब हो चुकी। अब मेन जो इसका नीचे बच जाता है, नीचे वाला जो पोर्शन था अदर वर्किंग कैपिटल रेशो, उसमें लिक्विडिटी यानी कि लिक्विड रेशो है, करंट रेशो है, एसेट टेस्ट रेशो है, इसको एसेट टेस्ट रेशो भी कहते हैं। और उसके बाद और क्या इसमें सेल्स एंड रेवेन्यू के रिलेटेड रेशोज आएंगी, बाकी और कुछ नहीं है। और ये सारी चीज़ें आपने FAR 1 में बचपन में की हुई हैं, तो इसके ऊपर मैं ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करूँगा। और ये वैसे भी पेपर के लिए कोई इतनी इंपॉर्टेंस नहीं रखती। जो चीज़ इंपॉर्टेंस रखती है मैं उसको फोकस करूँगा और उसकी ही प्रैक्टिस करवाऊँगा। जो ऑनलाइन के स्टूडेंट हैं मैं उनको भेज दूँगा ये पोर्टल पे, और जो आप हैं जो फिजिकल के स्टूडेंट उनको यहीं पे करवाना शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं, इंतहाई आसान है और ये एक MCQ की तरह है। जमीला लिमिटेड हैज़ पेएबल डेज फॉर 24/2। पेएबल डेज फॉर का मतलब क्या हुआ? क्रेडिटर, बिल्कुल। यानी कि हमने जो इक्वेशन की थी उसके अकॉर्डिंग ये ट्रेड पेएबल पेमेंट पीरियड है। और ये कितना है भाई? 24.22 डेज, ठीक है। उसके बाद इन्वेंट्री डेज का मतलब ही हमारे पास वही है, क्या था? इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड, यही था। और वो है जी 7.68 डेज। ये मैं आपको बता दूं, अगर आप मुझसे पूछते हैं इनका सोर्स क्या है, तो इनका सोर्स है F9। F9 किसका पेपर होता है? F9 पेपर होता है ACCA का, फाइनेंशियल कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग के मिलता जुलता है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट उसका पेपर है ये। फिर उसके बाद ये मैंने वहां से क्वेश्चन लिए हुए हैं। फिर उसके बाद थर्ड पे क्या आता है हमारे पास? ट्रेड रिसीवेबल। रिसीवेबल एक पेमेंट होती है रसीट पीरियड। और भाई साहब ये कितना है? 18.11 डेज। इक्वेशन क्या है हमारी? इन्वेंट्री पीरियड फिर प्लस ट्रेड रिसीवेबल लेस ट्रेड पेएबल, यही था। ले जी, इन्वेंट्री का टाइम पीरियड है हमारे पास 7.68, ट्रेड रिसीवेबल का टाइम पीरियड है हमारे पास 18.11, जो कि दोनों को प्लस करेंगे और ट्रेड पेबल को माइनस करेंगे, विच इज 24.22। तो जरा कीजिएगा। 13 नहीं यार, क्या कर रहा है? इन दोनों को प्लस करके 24 को माइनस कर। हाँ, माइनस करना है ना, ट्रेड पेबल पीरियड को माइनस करते हैं। वो भाई क्या कैलकुलेशन कर रहा है? मुझे दे दे, गलत है बीबी यार। कैसे कर रहे हैं आप? चलो जो भी है, तो ये देखो ना, 7.68 प्लस 18.11 माइनस 24.22, तो ये भाई साहब आ गया 1.57। आप पता नहीं क्या निकाल रहे हो। ये आ गया पॉजिटिव 1.57 डेज। तो देखो इसमें से कौन सा आंसर होगा? बी ऑप्शन। तो इसमें से हमारा बी बेस्ट फिट है। इसी तरह आपने क्वेश्चन नंबर 2 खुद कर रहे हैं, वो मैंने नहीं करवाना, ये होमवर्क के तौर पे होगा। क्वेश्चन नंबर 3 की जाने बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहते हैं?
Acer Limited is a small manufacturing company that trades with all its customers and suppliers on credit. तो यहीं से हमें पता चल गया इसमें जो भी सेल दी होगी और जो भी परचेज दी होगी वो क्या होगी, क्रेडिट सेल और क्रेडिट परचेज. The following figures are drawn from Acer Limited's financial statements for the year ended 31st October 2022. तो जितने भी नीचे फिगर्स दिए हुए हैं वो 31 अक्टूबर 2020 के दिए हुए हैं. सेल्स फॉर द ईयर 31 अक्टूबर 2022. तो भाई साहब क्रेडिट सेल कितनी है, क्वेश्चन नंबर 3 कर रहे हैं. क्रेडिट सेल कितनी है भाई? 10,95,000. ठीक है, बस ऐसे ही लिख लेते हैं. फिर उसके बाद ट्रेड रिसीवेबल्स, हमारे पास ट्रेड रिसीवेबल्स कितने हैं? 1,05,000. हमारे पास ट्रेड रिसीवेबल्स आ गए 1,05,000. ठीक है. फिर उसके बाद हमारे पास क्या डेटा आ रहा है, ट्रेड पेबल्स का, जो कि अक्टूबर का ही है और हमने अक्टूबर का ही शायद फाइंड आउट करना होगा. ट्रेड पेबल, ये सिर्फ मैं भी डेटा लिख रहा हूँ ताकि क्वेश्चन को समझने में और हमें करने में आसानी हो. विच इज़ 95,000 पाउंड. फिर उसके बाद क्या है जी, फिर उसके बाद है बस कॉस्ट ऑफ सेल दे दी उसने. कॉस्ट ऑफ सेल को मैं मिस कर गया था. तो भाई कॉस्ट ऑफ सेल कितनी है? 6,93,500. कॉस्ट ऑफ सेल 6,93,500. इंग्लिश में बोला करें इसको. लें जी, 6,93,500 कॉस्ट ऑफ सेल है. डेटा हमारा पूरा हो गया. अब हमें कैश कन्वर्जन साइकिल की बात कर रहे हैं. कैश कन्वर्जन साइकिल हो, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट हो या कैश ऑपरेटिंग साइकिल हो, ये तीनों एक ही चीज़ के नाम होंगे. तो सबसे पहले देखना है हमने इन्वेंट्री पीरियड निकालना है. इन्वेंट्री पीरियड का फॉर्मूला क्या है? चल भाई, इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड का फॉर्मूला क्या है? एवरेज इन्वेंट्री. एवरेज इन्वेंट्री कैसे कैलकुलेट करते हैं? ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय 2. तो वो है नहीं हमारे पास, तो हम सिंगल पेमेंट से ही, सिंगल अमाउंट से ही काम चलाएंगे. एवरेज इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ सेल. फॉर्मूलाज याद क्यों नहीं है? इनटू 365 या 360. यहाँ पे डेज क्या दिए गए हैं उसने, यहाँ पे डेज के बारे में कुछ नहीं कहा गया, तो मैं 365 डेज ले लूंगा. फॉर्मूला क्यों नहीं याद? ये तो याद होना चाहिए. बहरहाल तो एवरेज इन्वेंट्री हमारे पास नहीं है, हमारे पास सिंगल इन्वेंट्री की है. और वो कितनी है सिंगल इन्वेंट्री? मैंने लिखा ही नहीं. सिंगल इन्वेंट्री है यहाँ पे, ये देखिए जी. इन्वेंट्री एट 31 अक्टूबर 2022 91,200. मैं मिस कर गया था यहाँ से. तो इन्वेंट्री की अमाउंट यहाँ पे आएगी कितनी है? 91,200. तो भाई हम क्या करेंगे, 91,200 न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में क्या आएगा? कॉस्ट ऑफ सेल. कॉस्ट ऑफ सेल कितनी है? कॉस्ट ऑफ सेल है 6,93,500 इंटू 365 डेज. कीजिएगा सर, मैं ही करता हूँ, मेरे पास ये कैलकुलेटर. आज वैसे भी क्लास ने छुट्टी की है, इसको यूट्यूब पे देना है. कोई भी नहीं आया, तो फिर इसको करेंगे 48 डेज. बाकी भी छुट्टी है कि नहीं? तो फिर क्यों नहीं आए यहाँ पे? क्योंकि बाकी अगर छुट्टी होती है तो फिर यहाँ पे नहीं आते. जैसे सैटरडे को थी, बाकी बंद थी ना क्लासेस सैटरडे को. हाँ चले. उसके बाद हमारा इक्वेशन का फर्स्ट स्टेप पूरा हो गया. सेकंड स्टेप ट्रेड रिसीवेबल्स. फिर इसको यूट्यूब पे दे देता हूँ. ट्रेड रिसीवेबल पीरियड क्या होगा? एवरेज ट्रेड पे रिसीवेबल्स या डेटर्स, चलो मैं डेटर लिख देता हूँ, डिवाइडेड बाय क्रेडिट सेल्स इनटू 365 डेज. अगर मेंशन नहीं है तो 365, अगर मेंशन हो तो जो यहाँ पे मेंशन हो वो डेज लेंगे. अब यहाँ पे देखिए तो ट्रेड रिसीवेबल की सिर्फ सिंगल अमाउंट दी गई है, ओपनिंग क्लोजिंग के बारे में नहीं बताया गया, तो हम इसी को यहाँ पे चला लेंगे. हम इसको एवरेज नहीं कर सकते. 105,000 डिवाइडेड बाय जो क्रेडिट सेल है 109,500, ये रहेगी हमारे पास, इनटू 365 डेज. 105
divided by 1095000 into 365. So it would become 35 days. लें जी, इक्वेशन के दो पार्ट हमारे पास आ चुके। क्रेडिट इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड आ गया और ट्रेड रिसीवेबल पीरियड आ गया। अब ट्रेड पेएबल पीरियड निकाल लेते हैं। यहाँ पे ट्रेड पेएबल क्या फॉर्मूला होगा? एवरेज क्रेडिटर्स डिवाइडेड बाय क्रेडिट परचेज। अब इसमें क्रेडिट परचेज नहीं है। एक बात याद रखिएगा, जब डेटा में क्रेडिट परचेज ना हो, अक्सर क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जिसमें क्रेडिट परचेज नहीं होती है, तो फिर कॉस्ट ऑफ सेल को ही हम क्रेडिट परचेज कंसिडर कर लेते हैं। ऐसे ही है ना, सेल्स लेस कॉस्ट ऑफ सेल, और वो क्रेडिट परचेज ही हो सकती है। उसकी पीछे लॉजिक क्या है? लॉजिक मैं आपको बता देता हूं। बड़ी सिंपल सी बात है। आप एक ट्रेडिंग बिजनेस है या आप एक मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस भी क्यों ना हो, ये जो क्वेश्चन अभी मैं करवा रहा हूं, मैं आपको इसमें दो चीजें बताना चाह रहा हूं, जरा गौर से सुनिएगा। नंबर वन थिंग, आपके पास कॉस्ट ऑफ सेल है, क्रेडिट परचेज नहीं है। अगर तो आप मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के अलावा ट्रेडिंग बिजनेस हो, तो ट्रेडिंग बिजनेस में क्या चीज होती है? ट्रेडिंग बिजनेस में आप फिनिश गुड लेते हो, खरीदते हो कहीं से, बने बनाए फिनिश्ड होते हैं, वो उनको आपको बनाने की जरूरत नहीं होती, वो रेडी टू सेल होते हैं, और आप उनको अपने शेल्फ में रख के सेल कर देते हो। तो उसमें जो कॉस्ट ऑफ सेल होती है वो आपकी बाइंग कॉस्ट होती है, और बाइंग कॉस्ट ही हमारी क्रेडिट परचेज भी बन जाती है। क्योंकि यहां पे इस क्वेश्चन में क्लियर कट लिखा हुआ है, एस्थर लिमिटेड इज अ स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, तो ये स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है दैट ट्रेड्स विद ऑल इट्स कस्टमर्स, लेकिन जितने भी इसके कस्टमर और सप्लायर उनके साथ ये ट्रेड करता है। और नीचे जो हमें डेटा दिया गया वो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का नहीं दिया गया, वो एक ट्रेडिंग कंपनी का दे दिया गया। ये सिर्फ घुमाने के लिए इस क्वेश्चन में, और कुछ नहीं है। अगर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का डेटा होता तो फिर ये ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक आ रहे होते, परचेजेस अलग से होता, वर्क इन प्रोग्रेस अलग से होता, और फिनिश गुड्स की इन्वेंट्री अलग से होती। याद है जो हमने लास्ट पे क्वेश्चन किया था सेल्फ टेस्ट वाला? बिल्कुल ये उस तरह डेटा होता, लेकिन ये उस तरह डेटा है नहीं। तो इसमें हम क्या करेंगे, हम कॉस्ट जो एवरेज ट्रेड पेबल पीरियड होगा, सॉरी ट्रेड पेबल पीरियड होगा, उसके डिनोमिनेटर में हम कॉस्ट ऑफ सेल ही रखेंगे। क्योंकि क्वेश्चन इसकी रैशनैलिटी क्या है, लॉजिक ये है कि भाई जब फिनिश गुड को हम खरीदते हैं तो वही हमारी कॉस्ट ऑफ सेल भी होता है रीसेल करने के लिए। तो एवरेज क्रेडिटर्स कितने हैं हमारे पास? ट्रेड पेबल 95,000, नहीं जी 95,000 आ गया, डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ सेल कितनी है? 693,500 इंटू 365। भाई मुझे तुझ पे एतबार ही नहीं है, तो जो मर्जी कर। 50 डेज आ गए। अच्छा लें जी, 50 डेज आ गए। तो अब हम क्या करते हैं, अपनी इक्वेशन में इसको फिल करते हैं। इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड प्लस ट्रेड रिसीवेबल। एक तो यार मेरी राइटिंग ऊपर ऐसे ऐसे जाती है। ट्रेड रिसीवेबल लेस ट्रेड पेएबल पीरियड, पेमेंट पीरियड। तो मैं पूरा नहीं लिख रहा हूं, बाकी आप वो लिख लीजिएगा। इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड हमारे पास आया हुआ है 48 डेज का, और ट्रेड पेएबल 35 डेज, और ट्रेड रिसीवेबल 50 डेज। सो 48 डेज प्लस 35 डेज माइनस 50 डेज। नहीं जी, ये भी क्वेश्चन हमारा पूरा हुआ। 48 प्लस 35 माइनस 50, तो 33 डेज आ गए। और 33 डेज कौन से आंसर आएगा आपका? प्लस में आएगा 33 डेज, तो इसमें से सी ऑप्शन रहेगा। बाकी क्वेश्चन नंबर 4 मैंने नहीं करवाना, वो आप लोगों ने खुद करना होगा। क्वेश्चन नंबर 4 आप लोगों ने खुद करना है, मैंने नहीं करवाना। ये होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 2 भी होमवर्क है, क्वेश्चन नंबर 4 भी होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 5 मैं करवाने लगा हूं। लें जी, अगर क्वेश्चन नंबर 5 को देखा जाए तो मैं अगर इसकी डायरेक्ट रिक्वायरमेंट में चला जाऊं तो क्या है, हमने क्या रिक्वायरमेंट क्या है इसकी? कैलकुलेट द कैश ऑपरेटिंग साइकिल ऑफ पेंगली कंपनी एट द स्टार्ट ऑफ द जनवरी 2007। उसको नोट करना है आपने, तो जल्दी से उसकी फोटो ले लें, फिर मैं उसको मिटाऊं और ये क्वेश्चन स्टार्ट करूं। ठीक है, हो गया, चलें।
वैसे भी आज ये यूट्यूब पे चला जाएगा, तो आप वहां से भी इसको देख सकते हैं। तो हमने इसका कैश ऑपरेटिंग साइकिल निकालना है, जो कि हम नॉर्मल कर रहे हैं, इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड प्लस ट्रेड पेबल, ट्रेड रिसीवेबल पेमेंट रिसीट पीरियड और माइनस ट्रेड पेबल पेमेंट पीरियड। तो उसी का ही इसको लेके चलेंगे आगे। चलें जी, क्वेश्चन है, क्वेश्चन में पढ़ रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 5 गौर से देखिएगा। इट इज the middle December 2006, the Panigale company is looking at the working capital management for January 2007. Forecast financial information at the start of January 2007. ये कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है जो कि स्टार्ट ऑफ जनवरी है। इसकी रिक्वायरमेंट देखिएगा जरा। रिक्वायरमेंट है कैलकुलेट द कैश ऑपरेटिंग साइकिल ऑफ पैंगली कंपनी एट द स्टार्ट ऑफ द जनवरी 2007। हमने क्या निकालना है? हमने कैश ऑपरेटिंग साइकिल निकाल लिया बिगनिंग का, क्लोजिंग का नहीं निकालना, एंडिंग नहीं निकालना, ठीक है। जनवरी 2007 के शुरू में निकालना है कि आखिर पे निकालना है? शुरू में निकालना है। हम वो डेटा क्वेश्चन में ढूंढेंगे जो जनवरी 2007 से पहले शुरू वाला हो, पहले वाला हो या शुरू वाला हो। बस ये चीज आपको इस क्वेश्चन में बतानी थी, तो क्वेश्चन में वापस आ गए। अब देखिए स्लाइड में, फोरकास्ट फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन एट द स्टार्ट ऑफ जनवरी 2007। तो ये जो हमारे पास डेटा गिवन है ना, ये नीचे वाला, ये जनवरी 2007 के बिगिनिंग का। इसका मतलब ये डेटा हमारे लिए वैलिड है, ये वाला डेटा हमारे लिए सारा वैलिड है। हाँ, तो फोरकास्ट कर रहे हैं, तो हमने फोरकास्ट करके निकालना है। अभी हम दिसंबर में खड़े हैं, हाँ फ्यूचर में ही होगा। तो हम फ्यूचर में देख लेंगे कि हमारा अगर इस किस्म का डेटा होता है हमारे पास, हम ट्रेड पेबल कितने मैनेज करते हैं, ट्रेड रिसीवेबल कितने मैनेज करते हैं, इन्वेंट्री कितनी देर तक मैनेज करके रखते हैं, तो फ्यूचर में कितनी देर तक वो काम चल सकेगा। समझ आई बात की? ठीक है। फ्यूचर में जो हमने सोचा कि 55 दिन रखें, 100 दिन रखें, 150 दिन रखें, तो क्या फिजिबल रहेगा या नहीं रहेगा, बस इसका यही है। तो डेटा हमारे सामने आ गया, जनवरी और बिगिनिंग वाला डेटा आ गया, ये हमारे काम का डेटा है, जिसमें हमारे पास इन्वेंट्री है, ट्रेड रिसीवेबल है, ट्रेड पेबल है और ओवरड्राफ्ट है। ओवरड्राफ्ट से हमारा कोई ताल्लुक है? ओवरड्राफ्ट से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, ये वैसे ही कंफ्यूज करने के लिए दिया गया। आगे चलते हैं जी। All sales on credit and they are expected to be 3.5 million for 2006 monthly sale are as follows. जितनी भी सेल्स हैं वो सारी की सारी क्या है? क्रेडिट है, ठीक है। और जो आखिर वाला महीना है, आर एक्सपेक्टेड फॉर द मंथ ऑफ, आर एक्सपेक्टेड टू द 2006 फॉर द मंथ ऑफ, यानी कि जो आखिर वाले महीने में होगा, मैं दोबारा पढ़ रहा हूं, मुझसे मंथ ऑफ गलत पढ़ा गया। ऑल सेल्स आर ऑन क्रेडिट एंड दे आर एक्सपेक्टेड टू बी 3.5 मिलियन फॉर 2006। जितनी भी सेल्स थी वो सारी की सारी क्रेडिट थी, ऐसा ही है। और हमने क्या सोचा कितनी एक्सपेक्टेड होगी 2006 में, 2006 के शुरू से लेकर एंड तक, ठीक है। 2006 के शुरू से लेकर एंड तक जो सेल करेंगे वो कितनी होगी? 35 मिलियन, 3.5 मिलियन की, नॉट 35 मिलियन, 35 लाख की होगी। तो जरा देखो, ये जो डेटा बिगिनिंग का, ये सारी क्लोजिंग इन्वेंट्री होंगी 2006 की, होंगी। क्या ये इस सेल में से ड्राइव होके आई होंगी? ऐसा ही है ना। तो इसका मतलब जो ये वाली सेल है, जो 2006 की सारे साल की सेल है, उसके रिलेटेड ये वाली सारी की सारी फिगर्स काम की हैं, क्योंकि ये जो सेल है इन्हीं फिगर्स में से ये फिगर ड्राइव हुई है। ऐसा ही है ना। 2006 में जितनी सेल करी और 2007 के बिल्कुल शुरू में जो डेटा हमारे पास है वो क्लोजिंग होगा 2006 का। क्लोजिंग कहां से निकला होगा? 2006 के सारे डेटा में से निकला होगा। ऐसा ही है ना। इसका मतलब वो इसके रिलेटेड हो गया। तो भाई साहब, अभी तक हमने क्या सीखा? अभी तक इस क्वेश्चन में हमने सीखा, क्वेश्चन नंबर 5 है, अभी तक क्वेश्चन नंबर 5 में हमने सीखा जो हमारे लिए रिलेटेड सेल है, सेल फॉर द ईयर 2006, वो है हमारे लिए 3.5 मिलियन। और हमारे लिए जो रिलेटेड डेटा है, ये प्लीज क्वेश्चन में जरूर डिग आउट कीजिएगा। वो क्या भाई, मुझे जरा लिखवाना। इन्वेंट्री कितनी है? इन्वेंट्री 4,55,000, 4,55,000। ट्रेड रिसीवेबल 4,08,350। ट्रेड पेएबल 1,86,700। अच्छा, ये है, ठीक हो गया भाई साहब। ये रिलेटेड डेटा है हमारे पास।
कूल। अभी हमारे पास सिर्फ क्रेडिट सेल है, हमारे पास कोई कॉस्ट ऑफ सेल का डेटा गिवन नहीं है, ऐसा ही है ना। आगे चलते हैं जी। मंथली सेल आर एस फॉलोज। तो मंथली सेल नवंबर 2006 में हुई 270। क्या ये 270 इस 3.5 मिलियन का हिस्सा है? होगा ना, एक्चुअल सेल हुई है ना बाबा, इसके अंदर इंक्लूड होगा। अच्छा जी, दिसंबर 2006 की फॉरकास्ट सेल है 3 लाख और जनवरी 2007 की फॉरकास्ट सेल है 3.5 लाख, ऐसा ही है। क्या ये 3.5 लाख उस 35 लाख का हिस्सा होगा? क्यों? शाबाश, क्योंकि ये जनवरी 2007 का है। वो जो 35 लाख वाली सेल है हमारे पास वो दिसंबर 2006 तक की है। ये हिस्सा होगा उसका, ये हिस्सा उसका हिस्सा होगा। तो हमें इस ब्रेकआउट से कोई ताल्लुक है हमारा? नहीं है ना, ये सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दिया गया, इससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, क्योंकि ये दो उसके ऑलरेडी उसके अंदर हिस्सा हैं उसके। हमें तो पूरा फुल ईयर चाहिए, हमें पूरा फुल ईयर चाहिए, हमें एक एक महीने का तो चाहिए ही नहीं। हमने निकालना क्या है? हमने बिगिनिंग का, हमने ओपनिंग वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट का डेटा निकालना है। समझ आ गई बात की? आगे चलते हैं जी। पैनिगले, पैनिगले बार बार बोल रहे हैं कि अच्छी कंपनी है, बाइक बनाती है। पैंगले कंपनी हैज अ ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन 40%, ऑल्दो पैंगले कंपनी ऑफर 30 days credit and only 60% of the customer pay in month of following purchase while the remaining customer take on additional month of credit। मतलब क्या हुआ भाई? जो पैंगले है ना, पैंगले क्या कह रहा है? पैंगले कह रहा है भाई साहब काम करो, सबसे पहले तो कॉस्ट ऑफ सेल कितनी है? 60%। मुझे कैसे पता चला कॉस्ट ऑफ सेल 60% है? क्योंकि भाई जो ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन है वो 40% है। अगर ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन 40% है तो सेल कितना हुई, कॉस्ट ऑफ सेल कितना हुई? 60%। तो क्या मैं कॉस्ट ऑफ सेल निकाल सकता हूं? कॉस्ट ऑफ सेल निकाल सकता हूं कैसे? 3.5 मिलियन है इनटू 60%। अगर ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन 40% है तो बाकी इसका मतलब क्या हुआ? कॉस्ट ऑफ सेल हुई। तो कितना आ गया भाई कॉस्ट ऑफ सेल? 21 लाख। तो भाई मेरे पास जो कॉस्ट ऑफ सेल आ गई वो कितना आ गई? 21 लाख। समझ आ गई है? पक्की बात है? हाँ हाँ, ये नहीं, सेल्स नहीं है, ये कॉस्ट ऑफ सेल है। हाँ, क्योंकि सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ सेल इक्वल्स टू ग्रॉस प्रॉफिट होता है ना, तो हमें उसने डायरेक्ट ग्रॉस प्रॉफिट दे दिया। वो कहते हैं जो आपका ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन है ना वो कितना है? 60% है। ओहो 40% है। ये देखो, पैंगले कंपनी है तो ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन ऑफ 40%, तो इसका मतलब 60% फिर क्या हुआ? कॉस्ट ऑफ सेल। तो वो मैंने निकाल ली, वो मैंने निकाल ली। अब देखो, देखा जाए तो मेरे पास बिगिनिंग 2007 का डेटा पूरा है, पूरा है ना। अगर चाहें तो यहीं से क्वेश्चन स्टार्ट कर दें बगैर आगे पढ़े, लेकिन पढ़ लेते हैं आगे डेटा क्या दिया हुआ है, क्योंकि फंसी ना जाए कोई और इसके अंदर उसने चीज दे दी तो हम लोग स्टक हो जाएंगे। आगे देखिए, वाइल द रिमेनिंग कस्टमर, तो वो कह रहे हैं भाई साहब जब आप सेल करते हो ना, जिस भी महीने सेल करो आप, उस महीने क्या होता है? कस्टमर पैसे नहीं देता, पैसे अगले महीने देता है। उस महीने कस्टमर पैसे नहीं देगा, अगले महीने पैसे देगा, लेकिन 60% पैसे देगा, 40% फिर उसके अगले महीने देगा। इसका मतलब क्या हुआ? इस लाइन को जरा मैं समझा देता हूं। सपोज करते हैं आपने जनवरी 2001 में सेल की 1 लाख रुपए की, कस्टमर इसके पैसे कब देगा? फरवरी 2001 में 60% सिर्फ इसका पे करेगा, यानी कि 60,000 पे करेगा। और 40,000 कब पे करेगा? मार्च 2001 में 40,000 पे करेगा। समझ आई बात की? समझ आई बात की? क्या हमारा इस किस्म के डेटा से कोई ताल्लुक है? नहीं है ना। तो इसका मतलब ये सिर्फ उसने वैसे ही एक्सप्लेन करने के लिए, वैसे ही आपको बताने के लिए लिख दिया, इससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। अब इसमें आप लोग ना एक जगह पे कंफ्यूज होंगे बड़े ज्यादा, मैं वो आपको जगह आइडेंटिफाई करके बता देता हूं। आप लोग पता किस पे कंफ्यूज होंगे? जब ये क्वेश्चन अगर रियल में आपको पेपर में आ गया, आप लोग यहाँ पे कंफ्यूज हो जाओगे कि नवंबर की जो सेल की उसके पैसे हमें कहां पे मिले? दिसंबर में कितने %? 60%। यानी कि हमने नवंबर में सेल की 2,70,875 का 60%। तो भाई साहब 1,62,525 रुपए हमें दिसंबर में मिल गए। तो इसका मतलब ये तो क्रेडिट सेल दिसंबर की हुई नहीं, ऐसा ही है ना।
बात को ज़रा गौर से समझिए, हम यहाँ पे मंथली डेटा नहीं निकाल रहे, हम कतन यहाँ पे मंथली डेटा नहीं निकाल रहे, हम यहाँ पे ईयरली डेटा निकाल रहे हैं। जैसे इसने फिगर्स दिए हैं वो फिगर्स बड़े कंफ्यूजिंग हैं। इसने बस समझाने की बात क्या है, इसने ईयर एंड नहीं लिखा, इसने ईयर स्टार्ट बिगिनिंग लिख दिया, जिससे स्टूडेंट कंफ्यूज होंगे। तो भाई ये डेटा पूरे साल का यूज करना है हमने। ये हमने मतलब क्रेडिट से यूज करनी है, क्रेडिट से यूज करनी है, हाँ, और लेकिन पूरे साल वाली यूज करनी है, एक एक महीने वाली यूज नहीं करेंगे। चाहे वो कैश अगले महीने पे कर रहा है या नहीं कर रहा। हमें क्या लगे, हाँ, अगर वो पर्टिकुलरली कह दे कि आपने मंथली निकालनी है और डेटा मंथली यहां पे होता, यहां पे क्लियरली होता, और यहां पे देखो एक और चीज, ये जो डेटा हमारे काम का है, ये जो डेटा हमारे काम का है, ये मंथली दिया होता, ईयरली ना दिया होता, तो फिर हम ईयरली मंथली निकालते, फिर मैं इसको कंसिडर करता, फिर ये मैं 1,62,525 को कंसिडर करता, अदरवाइज नहीं, मुझे जरूरत नहीं है। समझ आई बात की? कोई क्वेश्चन? चलें आगे चलते हैं। जब हम बजटिंग करेंगे ना, बजटिंग में ये चीज़ें बहुत ज़्यादा आती हैं। चैप्टर नंबर 15 वो भी नहीं करना, वो लास्ट पे बिल्कुल करेंगे, अभी तो चिल सीन है। बस अभी जल्दी जल्दी अपना सिलेबस कवर करें विद प्रैक्टिस, आगे चलते हैं जी। फिर उसके बाद हम फंस गए ये, पेंगले कंपनी प्लान्स टू पे 70% ऑफ ट्रेड पेएबल इन जनवरी 2007। ठीक है, पे करे, हमें क्या लगे, हमने तो इसे कोई कंसर्न नहीं है ना, क्योंकि हमने स्टार्ट 2007 का डेटा निकालना है, ड्यूरिंग 2007 का डेटा तो नहीं निकालना ना, ऐसा ही है ना। तो ओपनिंग का निकालना है, वो निकाल देंगे, उसके बाद ये करता रहे जो करना है। समझ आई बात की? And defer paying the remaining 30% until the end of February 2007. All suppliers of the company require payment within 30 days. Credit purchase from the supplier during January 2007 are expected to be 2,50,000. अगर हमने जनवरी 2007 का एंडिंग डेटा निकालना होता तो फिर ये काम का था हमारे, फिर हमारे ये काम का डेटा था, क्योंकि अब ये सारा डेटा जनवरी 2007 का है। अब ये हमारे काम का नहीं है, क्योंकि हमने बिगिनिंग का निकालना है। समझ आई बात की? तो हमारा जितना डेटा वहां पे लिखे बस वही हमारे काम का है, और हम शुरू करेंगे अपने क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन शुरू, आसान तरीन क्वेश्चन हो गया हमारे लिए। कॉस्ट ऑफ सेल आ गई। सबसे पहले इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड निकालें। इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड क्या फॉर्मूला, वही एवरेज इन्वेंट्री, डायरेक्ट करेंगे हम लोग, अब वो दोबारा नहीं मैं लिखूंगा। 4,55,000 डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ सेल इनटू 360 डेज। तो डायरेक्ट मारेंगे इसको, क्वेश्चन को जल्दी जल्दी। $78 डेज आ गए भाई साहब, तो मेरे पास 78 डेज आ गए। फिर उसके बाद ट्रेड रिसीवेबल, तो क्या है ट्रेड रिसीवेबल, कितने हैं हमारे पास? 408,350 डिवाइडेड बाय 35 लाख 360। 408,350 डिवाइडेड बाय 1 2 1 2 3 to 360। तो भाई साहब ये आ गए 42 डेज। फिर उसके बाद ट्रेड पेबल है, और जी ट्रेड पेबल का डेटा है हमारे पास 186,700 ओवर कॉस्ट ऑफ सेल। देखो इसमें क्रेडिट परचेज नहीं ना दी गई, तो इसमें वही कॉन्सेप्ट यूज होगा कॉस्ट ऑफ सेल वाला। तो कॉस्ट ऑफ सेल है 21 लाख into 360 days, 186,700 divided by into 360 days, so ये आ गया 32 days। 32 days, so इक्वेशन में हम पुट कर देंगे which is 78 days plus 42 days minus 32 days। मैंने डायरेक्ट क्वेश्चन कर दिया, बाकी जितने भी वो रिक्वायरमेंट्स हैं वो आप खुद इसमें पूरी कीजिएगा, मैं बस अब डायरेक्ट अप्रोच से करूंगा। 88 डेज भाई साहब, तो हमारा कैश कन्वर्जन पीरियड है, कैश ऑपरेटिंग साइकिल कितना हो गया? 88 डेज का। कोई एतराज यहाँ पे? कवर है? उसमें 2017 में अगर जितनी पेमेंट
है वो तो कैश पे वो कैश पे है, वो अब जब 2007 की एंडिंग या 2008 की ओपनिंग निकालेंगे ना, तब ये सारा डेटा यूज करेंगे। आप एक काम करो ना, घर से इस क्वेश्चन को 2008 के हिसाब से भी कर लो, कल मुझे चेक करवा दो, उसमें ये सारी चीजें नोट होनी है। उसमें क्रेडिट सेल्स भी बढ़ गई हैं, क्रेडिट परचेज भी बढ़ गई हैं। समझ आ गई बात की? क्लियर है? उसमें मतलब कैश वाली नहीं मिलेगी। कैश वाली नहीं सर, क्रेडिट वाला लेंगे, कैश से हमारा कोई ताल्लुक नहीं होता। अब आ गया जी क्वेश्चन नंबर 6। मैं थोड़ा सा पानी पी लूं, फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 पे जंप करते हैं। ये मेरा ग्लास भरा क्यों नहीं यार आज? वैसे अहमद धुला हुआ है ये ग्लास? साफ है? चलें, क्या क्वेश्चन नंबर 6 खुद से कर सकते हैं? क्वेश्चन नंबर 6 भी आपका होमवर्क है, ये खुद से करना है, मैंने नहीं करवाना। ठीक है, ये फाइल में आज आपको भेज दूंगा सारी की सारी प्रैक्टिस मटेरियल। क्वेश्चन नंबर 7 भी आप लोगों ने खुद करना है, मैंने क्वेश्चन नंबर 7 को हाथ भी नहीं लगाना, ये आप लोगों ने खुद करना है। अब आ गया क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 भी आप लोगों ने खुद करना है, मैंने इसको हाथ नहीं लगाना। आज बैठ के काम करो, हिम्मत मारो। क्वेश्चन नंबर 9 मैं करवाता हूं आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 9 थोड़ा सा इजी पीजी नहीं है, थोड़ा सा डिफिकल्ट है, ये मैं करवाऊंगा। क्वेश्चन नंबर जो है 8, ये आपने खुद करना होगा, ये मैं नहीं करवाऊंगा। अगर ये भी मैं करवाऊंगा तो फिर फायदा ही क्या हुआ, फिर सारी चीजें मैं ही करवा दूंगा। नॉन करंट एसेट सारा कुछ दिया हुआ, ये बैलेंस शीट है ना बेसिकली। एक पढ़ देता हूं मैं आपको, समझा देता हूं, क्वेश्चन खुद करने ना हुआ कल करवाऊंगा। ठीक है, वैसे भी हमारा आज के एजेंडा के मुताबिक चैप्टर नंबर 16 खत्म हुआ। कल हम इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 1 से टिल 6 तक स्टार्ट करेंगे, और फिर इंशाल्लाह कोई 10 दिन में वो खत्म हो जाएंगे। 1 to 6 10 दिन में खत्म। फिर उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 17, जिसको मैंने देने हैं 10 दिन। तो 10 दिन चैप्टर नंबर 1 to 6 हो गए, और 10 दिन 17 पे हो गए। कितने हो गए? 20 दिन हो गए। और आज तारीख क्या है? टुडे इज 23rd। तो भाई साहब 13 तारीख तक हमारा ये खत्म हो जाएगा सारा सिलेबस। फिर उसके बाद क्या रह जाएंगे? हमारे पास सिर्फ 2 चैप्टर रह जाएंगे, 7 और 8। 7 और 8 के बाद हम लोग अपना एक चैप्टर जो हमारे पास बच गया 15 बजटिंग वाला, वो करेंगे। 7 और 8 में आपको हार्डली 10 दिन में करवाऊंगा, 5 दिन 7 पे, 5 दिन 8 पे। 23 जून को तकरीबन हमारा सिलेबस खत्म। फिर उसके बाद सिर्फ चैप्टर नंबर 15 करना है। तकरीबन 25 दिन चैप्टर नंबर 15 पे मैंने लगवाने हैं आपके, सारा हेड टू टो, एक एक चीज उसकी करवानी है 15 की। और 25 जुलाई आ गया तकरीबन, साथ साथ मैं आपको समझा भी दूं। अब 25 जुलाई से लेकर 20 अगस्त तक हमने पूरी बुक की दोबारा रिवीजन करनी है। जी जी, यही वाला पी लें यार, यही। मैं अगर मुनासिब समझे तो मेरे ग्लास भी पी लें, कोई बात नहीं है, ऐसे टाइम वेस्ट होगा, कोई बात नहीं यार, पी लें यहाँ से, हंगाल लें अगर आपका दिल करे तो इसको। तो हमने क्या करना है इंशाल्लाह, 5 जुलाई से लेकर हम लोगों ने 20 अगस्त तक रिवीजन करनी है, पूरी की पूरी बुक, सारे चैप्टर दोबारा से रिवाइज करने हैं। अच्छा, आप में से कई स्टूडेंट शायद बाद में ये सोच रहे हो कि सर आपने बड़ी जल्दी काम करवा दिया, प्रैक्टिस नहीं करवाई। तो अगर आप लोगों को याद हो, और पोर्टल पे पढ़ा भी हुआ है, हम लोगों ने बुक की प्रैक्टिस तो जो है सो है, हमने उसके अलावा 10-10, 15-15 क्वेश्चन हर चैप्टर के टेस्ट किए हैं, जो कि मैंने आपको सोर्स डेटा बता दिया था। CFA की बुक है और P4 की बुक है। P4 किसकी बुक होती है? P4 ACCA के पेपर होता है, और CFA की एक बुक है मेरे पास। मैंने वहां से डेटा लेके आप लोगों के लिए ये क्वेश्चन प्रिपेयर किए थे, और ये क्वेश्चन बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे पास पेपर में आए थे। अगर आप पास पेपर को देखें तो आपको रियलाइजेशन मिलेगी कि वाकई में आपका काफी हद तक जो पास पेपर और जो हमने क्लास में क्वेश्चन किए हैं वो काफी रिलेटेड है। तो जब इतना ज्यादा रिलेटेड मटेरियल आपको मिल रहा है तो फिर तो घबराने की जरूरत ही नहीं है किसी को भी, अली अब्बास के अलावा, क्योंकि ये तो 2 जमा 2 6 कर देता होता है। ठीक है, अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा। द करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज ऑफ CSZ कंपनी एट द एंड ऑफ मार्च 2014 आर एज फॉलोज। मार्च 2014 का डेटा हमारे सामने है और एंड है, ठीक है, एंडिंग डेटा है, बिगनिंग नहीं है। इन्वेंट्री $57,100,000 की है, ट्रेड रिसीवेबल $65,000-$75,000 के हैं,
इन दोनों को प्लस किया तो ये 12,275 आ गया। मेरी एडिटिंग कोई इतनी अच्छी नहीं है तो जिसकी वजह से बस काम चला लीजिएगा, ठीक है। फिर उसके बाद ट्रेड पेबल है हमारे पास 2137 के और ओवरड्राफ्ट है 4682 के। इन दोनों को प्लस किया तो 6819 आ गया, ठीक है। हम लोगों ने पढ़ा हुआ है नेट एसेट्स क्या होते हैं, ओ सॉरी नेट एसेट्स क्या होते हैं, नेट करंट एसेट्स या वर्किंग कैपिटल क्या होता है, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज, यही होता है ना वर्किंग कैपिटल। तो बाबा ये देखिएगा करंट एसेट्स हमारे पास आ चुके 12,275 माइनस करंट लायबिलिटीज 6819, इनको किया तो नेट करंट एसेट्स या नेट करंट वर्किंग कैपिटल, नेट करंट कह रहा हूं वर्किंग कैपिटल, वो आ गया 5456 हमारे पास आ गया। आगे चलिए जी। फॉर द ईयर टू एंड ऑफ मार्च 2014 CZ एंड कंपनी हैड डोमेस्टिक एंड फॉरेन सेल्स 40 मिलियन। लेकिन जी भाई जब मार्च 2014 का इख्तिताम आया, हमारे पास डेटा भी मार्च 2014 का ही है, क्वेश्चन भी, तो हमने कितनी फॉरेन और डोमेस्टिक सेल की थी, 40 मिलियन की, ठीक है। क्रेडिट सेल आ गई ऑन क्रेडिट, वाइल कॉस्ट ऑफ सेल वॉज 26 मिलियन। तो कॉस्ट ऑफ सेल कितनी थी 26। दो डेटा पूरे हो गए क्वेश्चन में, ठीक है। देखा जाए तो हमारे पास ट्रेड पेएबल का भी डेटा आ गया, ठीक है, ये 2137, ट्रेड रिसीवेबल का भी आ गया 6575, इन्वेंट्री का भी आ गया 5700, ठीक है। और उसके बाद भाई साहब हमारे पास क्रेडिट सेल भी आ गई 40 मिलियन की और कॉस्ट ऑफ सेल भी आ गई 26 मिलियन की। तो आप लोगों ने क्या करना है, फॉर द ईयर एंड ऑफ मार्च 2015 CSZ and company has forecast that credit sales will remain at 40 million while cost of sale will। अच्छा, जब हम अगले साल जाएंगे मार्च 2015 में तो तब क्या होगा, क्रेडिट सेल 40 मिलियन ही रहने वाली है भाई साहब। क्रेडिट सेल 40 मिलियन रहेगी लेकिन कॉस्ट ऑफ सेल 60% हो जाएगी। तो कॉस्ट ऑफ सेल अगर 60% हो 40 मिलियन का तो कितना बनता है, ये बन जाता है 24 मिलियन। अभी कितनी है कॉस्ट ऑफ सेल, 26 मिलियन, 26 मिलियन है। 2015 एंड में कितनी होगी, 24 मिलियन होगी। ऐसा ही है कॉस्ट ऑफ सेल यानी कि कम हो गई है, अच्छी बात है। उसके बाद जी, फिर उसके बाद डेटा देखिएगा, CSZ and company also plans to achieve the following target working capital ratio value for the year end: inventory days, trade payable, trade receivable और current ratio। ये किसकी दी हुई है, ये 2015 की दी हुई है, ये 2015 का उसने कैलकुलेट करके दे दिया, ठीक है। हमने किसको कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट द वर्किंग कैपिटल साइकिल, इधर रिक्वायरमेंट में देखिएगा, कैश कलेक्शन साइकिल ऑफ CSZ कंपनी एट द एंड ऑफ मार्च 2014। तो भाई साहब हमने मार्च 2014 का करना है और उसके बाद हमने इसको कंपैरिजन करना है 2015 के डेटा के साथ कि अगर हमारी कॉस्ट ऑफ सेल कम होती है तो उस पर क्या इंपैक्ट आता है। आप चाहो तो करंट रेशो भी कैलकुलेट कर सकते हो और 2014 की, क्योंकि 2015 की करंट रेशो कैलकुलेटेड है। तो आपने क्या करना है, आपने 2014 का पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना है। डेटा मैं फिर बता देता हूं आपको, सिंपल कर दिया मैंने क्वेश्चन आपके लिए। इन्वेंट्री गिवन है, ट्रेड रिसीवेबल गिवन है, ट्रेड पेएबल गिवन है, कॉस्ट ऑफ सेल गिवन है और क्रेडिट सेल गिवन है। सारा डेटा आपके सामने है। अब इस डेटा से आपने डेज निकाल लेने हैं, कौन से डेज, इन्वेंट्री डे निकालना है, ट्रेड पेएबल डे निकाल लेना है और ट्रेड रिसीवेबल डे निकाल लेना है। कहानी खत्म, दोनों को कंपेयर कर लेना, हो जाएगा। इक्वल करके लेके आना है, ठीक है, इक्वल करके लेके आना है। मैंने इसके सोल्यूशन बनाए हुए हैं लेकिन वो मेरे रजिस्टर पे हैं, वो ऐसे सोल्यूशन नहीं है क्योंकि ऐसे बनाने में वो टाइम लगता है। मैं सॉल्व भी कर लेता हूँ इसको, अगर वो कहेगा मैं तुझे वो भेज दूंगा फोटो खींच के, नहीं ये कर लेंगे जो नहीं है तो फिर वो यहाँ पे मैं करवा दूंगा, ठीक है। आगे चलते हैं जी, क्वेश्चन नंबर 9 जो मैं करवाने लगा हूं आप लोगों को। एक्सट्रैक्ट्स फ्रॉम द रीसेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ बोल्ड कंपनी आर गिवन बिलो। बोल्ड कंपनी है कोई XYZ बोल्ड कंपनी है, उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनी हुई है, बल्कि ये इनकम स्टेटमेंट बनी हुई है। टर्नओवर का क्या मतलब हुआ, सेल्स क्रेडिट सेल्स 21,300, कॉस्ट ऑफ सेल हमारे सामने आ गई 16,400, वाह जी वाह। ग्रॉस प्रॉफिट 4,900 है। नॉन करंट एसेट साथ ही उसने भाई साहब क्या दे दिया, हमें बैलेंस शीट दे दी। नॉन करंट एसेट्स हैं 3,000 के, करंट एसेट्स हैं, इन्वेंट्री भी आ गई हमारे पास, ट्रेड रिसीवेबल भी आ गए, वाह जी वाह, कमाल हो गया। तो टोटल कितने बन गए, इन्वेंट्री और ट्रेड रिसीवेबल को प्लस करो तो 8,000 बन जाता है। तो टोटल एसेट्स कितने बन गए, 11,000। ये 11,000 कैसे आया, 8,000 जमा 3,000, ठीक है। 8,000 प्लस 3,000 इक्वल्स टू 11,000। कोई एतराज, इजी पीजी है ना। आगे करंट लायबिलिटीज, ट्रेड पेबल है हमारे पास 3,000, ओवरड्राफ्ट है हमारे पास 3,000, इन दोनों को प्लस करोगे तो 6,000 आ जाएगा।
आगे जी इक्विटी आ गई, ऑर्डिनरी शेयर्स हैं 1000 और रिजर्व्स हैं 1000 के, इन दोनों को प्लस किया 2000 आ गया। मैंने आपको बताया मेरी एडिटिंग कोई इतनी अच्छी नहीं है, बस गुजारे लायक है तो मैंने ऐसे ही कर दी। नॉन करंट लायबिलिटीज, नॉन करंट लायबिलिटीज में हमारे पास बॉन्ड्स हैं जो कि 3000 है, वो यहाँ पे आ गए। तो 3000 प्लस 2000 और ऊपर 6000, इनको प्लस करोगे तो टोटल लायबिलिटी 11000 आ जाएगा। देखा जाए तो क्वेश्चन यहीं पे हमारा पूरा हो गया। मेन चीजें निकल आई ना, क्रेडिट सेल भी निकल आई, कॉस्ट ऑफ सेल भी निकल आई, ट्रेड पेएबल भी निकल आए, ट्रेड रिसीवेबल भी निकल आए, ऐसा ही है। आगे चलते हैं जी। अ फैक्टर हैज ऑफर्ड टू मैनेज द ट्रेड रिसीवेबल ऑफ बोल्ड कंपनी इन अ सर्विसिंग एंड फैक्टर फाइनेंसिंग एग्रीमेंट। द फैक्टर एक्सपेक्ट्स टू रिड्यूस द एवरेज ट्रेड रिसीवेबल पीरियड ऑफ बोल्ड। तो भाई हुआ क्या, बोल्ड लोगों को क्या चाहिए था, बोल्ड लोगों को ना थोड़ा सा उधार चाहिए था। तो बोर्ड लोग ना अपनी ये सारा डेटा लेके गए कंपनी के पास। उस कंपनी ने कहा भाई साहब तू ट्रेड रिसीवेबल पीरियड को ना जरा कम कर, तू लोगों को उधार दे देता है, जल्दी वापस नहीं करता, इसको कम कर। कंपनी फ्रॉम इट्स करंट लेवल टू 5 days and to reduce bad debts to 0.9% of the turnover to 0.6% of the turnover। तो भाई बैड डेट तेरे हो रहे हैं 0.9%, जितनी तू सेल करते हैं उसमें से बैड डेट कितने हो जाते हैं 0.9%। तो उसको भी कम करके 0.6% पे लेके आ, फिर मैं तेरी बात मानूंगा। एंड टू सेव बोल्ड कंपनी 40,000 पर ईयर इन द एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट। और खाली यहीं पे नहीं रुकना, तुमने अपनी एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट को भी कम करना है। ठीक है यार, यानी कि मैंने बैड डेट को भी कम करना है, 9% 0.9% से 0.6% पे लेके जाना है। मैंने ट्रेड रिसीवेबल पीरियड को भी कम करना है, मैंने उसको 35% पे लेके जाना है। ठीक है, बल्कि वो 35% पे मैंने उसको कम करना है। फिर उसके बाद मैंने अपनी एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट भी $40,000 से कम करनी है। अगर ये हो जाए तो वो सोचेगा मुझे उधार देने पे। द फैक्टर वुड ऑल्सो मेक एन एडवांस टू बोल्ड कंपनी ऑफ 80% एंड रिवाइज बुक वैल्यू ऑफ ट्रेड रिसीवेबल। तो हुआ क्या, वो जो कंपनी थी, कौन सी कंपनी, इस पे एतबार नहीं है मुझे। द फैक्टर वुड ऑल्सो मेक एन एडवांस, तो भाई जो फैक्टर होगा वो क्या कहेगा, बोल्ड कंपनी को एडवांस पेमेंट करेगा। कितनी, 80% ऑफ द रिवाइज्ड बुक वैल्यू ऑफ ट्रेड रिसीवेबल। जितनी भी जब ये रिवाइज कर लेगा अपने ट्रेड रिसीवेबल को, यानी कि बैड डेट्स को ले आएगा 0.6% तक, तो वो उसको जितना उसका ट्रेड रिसीवेबल बचेगा उसके ऊपर उसको 80% देगा। ये डेटा हमारे काम का ही नहीं है। हमें क्या लगे बैड डेट्स कहाँ जाते हैं उसके कहाँ नहीं जाते हैं, हमने तो कैश ऑपरेटिंग साइकिल निकालना है, ऐसा ही है ना। तो ये डेटा हमारे काम का है ही नहीं, बस कंफ्यूजन करने के लिए उसने क्रिएट करने के लिए कर दिया। ये मैं आपको ऐसे क्वेश्चन इस वजह से करवा रहा हूँ, अगर खुदा ना खास्ता ऐसा कोई क्वेश्चन, खुदा ना खास्ता नहीं है, भी जाए तो अच्छा है, पेपर में आता है, तो भाई जो डेटा हमारे काम के हमने पहले ही निकाल के रख लिया। जो डेटा हमारे काम का नहीं है चिल मारो, बस बातें कर रहे हैं, बातें सुन लो उसकी। नहीं तो अगर रियल में आप ये जरा क्वेश्चन तो देखो ऐसे, तो आपके होश बाख्ता हो जाते हैं, है ना, हवास बाख्ता हो जाएंगे भाई, वो यार कि हो जा क्वेश्चन आ गया, यही वाला देख लो। बेशक ऐसा क्वेश्चन आपको पेपर में आ जाए तो आप वैसे ही बैठे, यार ऐसी इन्वेंट्री साइकिल पड़ी सी है कि आ गया, वो यार 3 रेशियो ही नहीं है, की चक्कर हो गया, ऐसा होगा कि नहीं। लेकिन आपने मेन काम के ऊपर फोकस करना है, जो आपका मेन काम है। उसके बाद जैसा मर्जी क्वेश्चन आता रहे, हु केयर्स, ऐसा ही है ना। उसके बाद भाई साहब जैसा मर्जी क्वेश्चन आता रहे, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। और काइंडली मुझे माजरत के साथ, ये जो मैं टिश्यूज वगैरह यूज कर रहा हूँ, मेरी तबीयत ठीक नहीं है एक दिन से। मुझे आई थिंक वो डिहाइड्रेशन हो गई है, या वो क्या कहते हैं उसको, हीट स्ट्रोक हुआ है। द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन द एडवांस वुड बी 2% हायर देन द 7% ऑफ बोल्ड कंपनी करंट पेज ऑन ओवरड्राफ्ट। देखिए फिर हम बात कर रहे हैं, हमने कैश ऑपरेटिंग साइकिल कैलकुलेट करना है, हमने ओवरड्राफ्ट पीरियड कैलकुलेट नहीं करना, हमने कोई लोन रीपेमेंट्स कैलकुलेट नहीं करने, हमारे सिलेबस में है नहीं। हमने सिंपल कैश ऑपरेटिंग साइकिल कैलकुलेट करना है। जब कैश ऑपरेटिंग साइकिल कैलकुलेट करेंगे तो ये वाला डेटा हमारे काम का है ही नहीं, इससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। हमारा ताल्लुक सिर्फ उस इक्वेशन को पूरा करने के लिए ऊपर ही रह जाता है। और ऊपर कैसे रहता है, मैं इस क्वेश्चन को करना स्टार्ट करता हूं, डेटा लिख के देता हूं, बाकी क्वेश्चन खुद कीजिएगा आप लोग, मैं इसको मिटा रहा हूं, ठीक है। इसको नोट तो नहीं करना था ना, वैसे ही आता है तुझे, पक्का हो गया ना। बस बार बार प्रैक्टिस करके पक्की चीज हो जाए। ये क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, और इसको करने जा रहे हैं। इसके अकॉर्डिंग अगर डेटा देखा जाए तो भाई करंट एसेट में हमारे पास इन्वेंट्री गिवन है, कितनी इन्वेंट्री है, 4500 इन्वेंट्री है हमारे पास 4500 की। उसके बाद क्या है,
ट्रेड रिसीवेबल भी गिवन है हमारे पास। 3500 तो भाई पेपर में ऐसे ही डेटा निकालो, अपनी ज़िंदगी आसान बनाओ। फिर उसके बाद ट्रेड पेबल भी गिवन है। ट्रेड पेबल कितने हैं? 3000 लें जी 3000 ट्रेड पेबल भी गिवन हो गए, ये गिवन है। ओवरड्राफ्ट से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। इसकी इनकम स्टेटमेंट में चलते हैं तो इनकम स्टेटमेंट में हमारे सामने टर्नओवर गिवन है। लें जी क्रेडिट सेल हमारे सामने गिवन है, कितनी है भाई? 21300 21,300। कॉस्ट ऑफ सेल भी गिवन है, कितनी है? 1,64,000 ओ 16,400। अली आवाज ना कर, मैंने तो डर लगा था तू पेपर की करेगा। ले जी हमारा डेटा हमारे सामने आ गया प्यार मोहब्बत से। अब बस पुट करना शुरू कर दो। इन्वेंट्री पीरियड निकाल लो। इन्वेंट्री पीरियड कैसे निकलेगा? इन्वेंट्री 4500 है, डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ सेल 16,400 इनटू नंबर ऑफ डेज। इसने कितने कहे हैं? नंबर ऑफ डेज जरूर देखिएगा, नंबर ऑफ डेज जरूर देखिएगा। देखो इसमें कोई नंबर ऑफ डेज दिए हुए हैं? 365 डेज। ये देख यार गौर से, अज्यूम दैट देयर आर 365 वर्किंग डेज। ठीक है, तो भाई 365 दिन हो गए। फिर बाद में इकट्ठा कर लूंगा ट्रेड रिसीवेबल, और वो कितना होगा? 3500 डिवाइडेड बाय क्रेडिट सेल है 21,300 इंटू 365, और फिर ट्रेड पेबल। सिर्फ डेटा निकालना था, बाकी क्वेश्चन आसान थे जो हमने फ्राइडे वाले दिन किए थे। सैटरडे को भी छुट्टी थी, तो फ्राइडे वाले दिन जो दिन किए थे हमने, बस उस तरह डेटा हमने निकालना है, बाकी सारी चीज़ें हमारे सामने हैं। ट्रेड पेबल 3000 डिवाइडेड बाय 16,400 इंटू 365। लें जी क्वेश्चन पूरा हो गया हमारा। इसको कैलकुलेट कर लेते हैं और ज़िंदगी को आसान बनाते हैं। जो इतना डेटा था वो हमारे काम का बिल्कुल भी नहीं था। तो भाई साहब ये आ गया 100 डेज, ये आ गए 100 डेज। इन्वेंट्री वाले 100 डेज आ गए। ट्रेड वाला 3500 डिवाइडेड बाय 21,300 इंटू 365, सो इट वुड बिकम 60 डेज। और ये क्या बन जाएगा? 3000 16,400 इंटू 365, सो 67 डेज। मैंने राउंड ऑफ कर लिया इसको। नहीं जी ये माइनस करने हैं, ये दोनों प्लस करने हैं, तो 100 प्लस 60 माइनस 67, तो भाई ये आ गया 93 डेज। नहीं जी हमारा कैश ऑपरेटिंग साइकिल पूरा होगा। ठीक है, हमारा ट्रेड रिसीवेबल डेज है 60। वो भाई साहब कह रहे हैं कि आपने इसको कहाँ पे लेके आना है? आपने इसको 35 डेज पे मैनेज करना है। अगर हम उस हिसाब से 35 डेज पे मैनेज कर लेते हैं तो 100 प्लस 35 माइनस 67, तो ये बन जाएंगे 68 डेज, जो कि हमारे लिए बड़ा फेवरेबल होगा। अभी हमारा जो करंट सिनेरियो चल रहा है वो 93 डेज का चल रहा है। अगर हम बैंक की बात मानेंगे, अगर हमने लोन लेना है तो फिर हमने इसको 68 डेज पे लॉक करना होगा। लेकिन जी हमारा प्रैक्टिस मटेरियल ख़त्म हुआ, हमारी बुक के सेल्फ टेस्ट ख़त्म हुए, कुछ होमवर्क मैंने आप लोगों को दे दिया, वो होमवर्क आप लोगों ने ज़रूर करके आना है। ये फाइल मैं आपके पोर्टल पे भी और आप लोगों के व्हाट्सएप ग्रुप में भी भेज दूंगा। आज के लिए इतना ही था। हमारा चैप्टर नंबर 16 ख़त्म हुआ, हमारा चैप्टर नंबर 16 ख़त्म हुआ। अब हम कल इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करेंगे। कोई और अगर मुझे लगा कोई अच्छा मटेरियल मिल सकता है, कोई क्वेश्चन मिल सकता है, तो मैं आपको वो भी करवाने की कोशिश करूंगा। आप इसको नोट कर लें। अहमद ज़रा उधर कर लें इसको, ज़रा आप इसको ज़रा एक बार देख लीजिएगा, इसको ज़रा नोट कर लीजिए। एक मिनट में चीज़ ढूंढ लूँ, अगर मुझे वो चीज़ मिल जाए तो। ठीक है, वो चीज़ नहीं है मेरे पास। ओ ये मैंने किया। हाँ पास पेपर ही मैंने खोल के देखना था, इसके यहाँ पे दिखाना था। वो मुझे भेजा था आपने। आज टाइम हो गया। ठीक है, टाइम हो गया। 7 मिनट हो गए। ठीक है, चलें अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। आज के लेक्चर को यहीं पे ख़त्म करते हैं। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।